हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग आरपीएससी द्वारा 2013 में जो वैकेंसी निकाली गई थी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसकी पिछली सीरीज़ में हम लोगों ने अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आज भी वीडियो को हम लोग शॉर्ट रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और कुछ अगली सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं ज़रा। हम लोगों ने लास्ट सेशन में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ₹1000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर परचेज्ड शैल बी डेबिटेड टू। पुराने फर्नीचर के क्रय पे उसकी मरम्मत पर लगे 1000 रुपये को डेबिट कहाँ किया जाएगा? और उसके ऑप्शंस हैं फर्नीचर खाते में, मरम्मत खाते में, रोकड़ खाते में, लाभ हानि खाते में। कहाँ डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आता तो तब तक कुछ आगे की बात करना फिजूल है। और दूसरा, आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखिए, होता क्या है, हम लोगों ने ऑफिस में एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो हमने एक फर्नीचर खरीदा है और वो फर्नीचर कैसा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने पुराना फर्नीचर खरीदा। पुराना फर्नीचर का क्रय, परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर। इसका मतलब हम कहीं से सेकंड हैंड फर्नीचर एक खरीद के लाए और सेकंड हैंड फर्नीचर खरीद के लाने के बाद उसकी मरम्मत करवाई, रिपेयर कराई। तो एक फर्नीचर खरीदा और उसकी रिपेयर हम लोगों ने कराई है। उसकी रिपेयर पे खर्चा हो गया, तो रिपेयर पे खर्चा हुआ 1000 रुपीज़। खर्चा कितना भी हो, जस्ट एग्जांपल 1000 रुपये खर्चा हुआ। अब बिजनेस में एक खास बात होती है, आप सभी लोग अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो डेफिनेटली जानते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब भी व्यापार में कोई भी लेन देन होता है तो उसको कहीं ना कहीं लिखा जाता है, क्योंकि भविष्य में उसको उपयोग करना है, यूज़ करना है, याद रहना चाहिए। और याद रखना, हर चीज़ को याद रखना हमारी बुद्धि की क्षमता नहीं है, इसलिए हम चीज़ को लिख के रखते हैं। वो लिखने का जो तरीका, लिखने का जो मेथड है वो अकाउंटिंग या लेखांकन कहलाता है। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो जो भी खर्चा हुआ उसको कहीं ना कहीं किताबों में लिख के रखना कि 1000 रुपये का खर्चा हुआ। अब 1000 रुपये का खर्चा जब लिखना है तो हमारे पास 2 विकल्प हैं यहाँ पे कि 2 में से किसी एक जगह लिखना है। पीछे लिखा होता है ना, उसको डेबिट कहाँ करेंगे? डेबिट को गोली मारो। आप तो ये समझो कि इसको कहाँ लिखेंगे। 2 में से एक जगह लिखना है। या तो हम लिखें कि 1000 रुपये की रिपेयर हुई तो रिपेयर नाम का, मरम्मत नाम का खर्चा रिकॉर्ड कर लें 1000 रुपये, या जितने का हम फर्नीचर खरीद के लाए थे उसके साथ ही लिख दें। जैसे मान लो कि पुराना सोफ़ा था, 10,000 रुपये का पुराना सोफ़ा खरीदा था, 1000 रुपये में उसको रिपेयर कराया। तो या तो हम फर्नीचर की वैल्यू ही बढ़ा के 11,000 कर दें कि फर्नीचर 11,000 का पड़ा, हमें सोफा 11,000 का मिला, या फिर सोफा बोलो 10,000 का और रिपेयर बोलो 1000 की। ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान है, सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा। और सोचो, लॉजिकली भी सोचो। मैं आपको खुद को ही ये ऑप्शन दे देता हूं। मान लो कि आपको एक सेकंड हैंड कार खरीदनी थी, ठीक है। सेकंड हैंड कार खरीदनी थी और सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए आपके घर वालों ने आपको बोला कि आप जाओ और कार खरीद के ले आओ। आप गए डीलर के पास, जाके कार देखी, या मान लो किसी व्यक्ति के घर जाके पुरानी कार देखी, उससे बातचीत की, कार देखने में आपको ठीक ठाक लगी, डील हो गई। आपने बोला कि इस कार के मैं 1,20,000 रुपये देने को तैयार हूं, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन आपने देखा कि उस कार का आगे का शीशा जो है वो टूटा हुआ है। आपने उस मालिक से बात की कि भाई मैं कार तो ले रहा हूँ, आपकी शीशा बदलवा दो। तो उसने बोला मैं कुछ नहीं बदलाऊंगा, मैं तो 1,20,000 की कार दूंगा, पुरानी कार है, जैसी है वैसी ले जाओ। आपने उसको 1,20,000 दिए, लेकिन अब आपको मन ही मन में लग रहा है कि यार ये टूटे शीशे के साथ मैं गाड़ी लेके जाऊँगा घर पर, सारे के सारे बोलेंगे क्या कबाड़ा उठा के लाया। तो आप सीधा उसको घर ले जाने की बजाय आप लेके चले गए दुकान पे। जब दुकान पे लेके गए तो दुकान वाले ने उसका शीशा बदला, 5,000 रुपये लिए। लेकिन शीशा बदलने के बाद आपने गाड़ी ऑन करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। वहीं पे दुकान वाले ने बोला भाई साहब इसकी बैटरी खराब है, इसकी बैटरी भी बदलोगे तो स्टार्ट होगी। खरीद तो आप चुके, मालिक के पास तो जा नहीं सकते, तो आपने बोला ठीक है बैटरी और चेंज करो। 5,000 रुपये में उसकी बैटरी भी बदलवा ली। अब आप घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में आपके घर वाले आपसे पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी कितने की लाया। ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। प्रैक्टिकली कार कितने की थी? 1,20,000 की। लेकिन आप नहीं बोलोगे 1,20,000 की, आप घर जाके कितने की बताओगे गाड़ी कि ये कार तो अपने को 1,30,000 की पड़ी है। क्यों? क्योंकि पुरानी कार खरीद के उसको चलाने लायक हालत में लाने से पहले ही आपके सारे पैसे खर्च हो गए। तो जब आप पुरानी कार खरीदते हो, पुरानी कार खरीदने के बाद उस पर जो मरम्मत का खर्चा हुआ पहली बार, वो खर्चा हमेशा इसके साथ जोड़ के हम लोग बताते हैं। इसका मतलब अब मैं नहीं बोलूँगा कि गाड़ी 1,20,000 की मिली, मैं बोलूँगा मुझे गाड़ी कितने की मिली है? 1,30,000 की।
यही यहाँ पे सवाल था कि एक पुराना फर्नीचर आपने खरीदा, खरीदते ही उसकी मरम्मत कराई 1000 रुपए की, तो अब आप नहीं बोलोगे कि ये 1000 रुपये मरम्मत का खर्चा, आप बोलोगे कि ये फर्नीचर ही 10 का नहीं है, फर्नीचर ही कितने का हो गया, 11,000 का। तो आंसर हो गया कि इसको कहाँ लिखा जाना चाहिए था, फर्नीचर के नाम से लिखा जाना चाहिए था। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, बहुत बारीकी है। अगर इसके अंदर पुराना फर्नीचर नहीं लिखा होता, नया फर्नीचर लिखा होता, तो हम ऐसा नहीं करते। समझिए, आप एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद के लाते हो, गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम गए, अब की बार शोरूम में जाके कार की डील की, शोरूम वाले ने बोला कि कार मिलेगी आपको 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख की गाड़ी मिली, आपने 10 लाख रुपए ले जाके उसकी टेबल पे रखे, कार लेके निकल गए। जैसे कार लेके निकले, कार लेके निकलने के बाद रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया पहले दिन ही, और आप पंचर की दुकान पे ले गए। पंचर वाले ने बोला भाई साहब नई गाड़ी है, नया नया पंचर करवा के लाओ, शगन लूंगा मैं। तो उसने आपसे 500 रुपये ले लिए। 500 छोड़ो, लो मैं ज़्यादा दे देता हूँ, आप रईस आदमी हो, आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए कि क्या याद करेगा कि रईस आदमी की गाड़ी रिपेयर करी थी। आपने उसका पंचर ठीक करा लिया, 10,000 रुपये उसको दे दिए, शगुन दे दिया। आप किसी को भी नहीं बोलोगे कि मुझे गाड़ी 10,10,000 की मिली है। कोई भी पूछेगा गाड़ी कितने, क्या बोलोगे 10 लाख की। 10,000 तो रिपेयर पे लगे। तो प्रैक्टिकली जब नया सामान खरीद के लाते हैं तो उसकी रिपेयर का खर्चा उसके साथ नहीं जोड़ा जाता, लेकिन पुराना सामान उसके साथ जोड़ा जाता है। पुराना सामान खरीदोगे तो रिपेयर का खर्चा जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे? लॉजिकल भी है। कोई भी चीज़ आपके उपयोग लायक, आपके चलने लायक अवस्था में लाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ता है उसमें जोड़ना पड़ता है। नई गाड़ी में खरीद के लाया, वो चलने की हालत में थी, तो मैंने जो खर्चा किया उससे गाड़ी चलने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उसके बाद का खर्चा है, उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मान लो कि मेरी गाड़ी जो नई मिली उसी में 4 चीज़ें कम थी और उसको जोड़े बिना गाड़ी ढंग से नहीं चलेगी, तो जो जो चीज़ें उसमें जुड़ेंगी वो उसके साथ ऐड होंगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन, पुराना फर्नीचर में जो भी पहली मरम्मत होती है वो फर्नीचर के साथ जोड़ी जाती है। अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन था, पुराना फर्नीचर खरीदते समय उसकी मरम्मत पे जो खर्चा हुआ उसको कहाँ डेबिट किया जाएगा। डेबिट जिन बच्चों को नहीं पता हो या मान लो, उसको कहाँ लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है, क्या फर्नीचर के साथ लिखें, मरम्मत में लिखें, कैश में लिखें या लाभ हानि में लिखें। देखिए, जब भी खर्चा होता है तो कैश में तो लिखा ही जाता है, लेकिन यहाँ डेबिट है तो डेबिट को समझेंगे हम बाद में। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि उसको फर्नीचर के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए फर्नीचर सही विकल्प हो गया। अगर फर्नीचर सही विकल्प है तो बाकी सब गलत विकल्प है, तो बाकी सब रॉन्ग हो गए। तो सही आंसर हो गया फर्नीचर अकाउंट। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो गया इसका फर्नीचर खाता। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन बताइए। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला है, तलपट एक खाता है। तलपट हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक खाता है, एक अकाउंट है। दूसरा, तलपट व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेष की सूची है। तलपट खाता बही का सार है, सार नहीं है। और लास्ट है, तलपट जो है वो खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज नोट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस रिवील्स द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। ये क्या है, इस बात को समझिए जरा। देखो, अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो अकाउंटिंग कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं। पहला चरण होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन, फिर होता है समराइजेशन, उसके बाद आगे के प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कई चरण होते हैं। हिंदी में बात करें तो सबसे पहला चरण होता है अभिलेखन, फिर होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद होता है संक्षिप्तीकरण, और फिर जाके एक प्रस्तुतिकरण के नाम से चरण आता है। पहले चरण में हम लोग एक किताब तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जर्नल को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं रोजनामचा। इंग्लिश में जर्नल, हिंदी में रोजनामचा। रोजनामचा के नाम से पता चल रहा है रोज जो लेन देन होते हैं उनको हाथों हाथ जिस किताब में लिखा जाता है वो रोजनामचा कहलाता है। इसमें सभी लेन देन हम एक साथ लिखते हैं। आपसे कोई सामान खरीदा, मेरे से खरीदा, इसको बेचा, उसको बेचा, कोई भी खर्चा हुआ XYZ, सब चीज़ें एक साथ लिख ली जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल या रोजनामचा। बाद में यहाँ से हम इसकी छटाई करना शुरू करते हैं, वर्गीकरण करना शुरू करते हैं और हर चीज़ को अलग अलग लिखते हैं। जैसे समझिए मेरी बात को, विक्रय संबंधी सारी बातें अलग हो जाएंगी, क्रय संबंधी सारी बातें अलग हो जाएंगी। इसी तरह से फर्नीचर संबंधी सारी बातें अलग छांट के लिख देंगे कि फर्नीचर का क्या किया। इसी तरह से नगद की सारी बातें हम लोग अलग लिख देंगे। अलग अलग व्यक्तियों के लेन देन अलग अलग लिख देंगे। ये छटाई हो जाती है, इसको वर्गीकरण करना बोलते हैं। अब समझिए ज़रा, जैसे, और इनको हम लोग नाम दे देते हैं, अलग अलग खाते बन गए, अकाउंट बन गए। इस साल सेल में बहुत सारे सेल हुई, बहुत सारे विक्रय हुए, परचेज भी बहुत सारी हुई, फर्नीचर हमने खरीदा भी बहुत सारा, तो ये सब तो फर्नीचर हमने खरीदे, एक फर्नीचर हमने बेच भी दिया। ऐसे ही नगद में भी पैसा आया होगा, गया होगा, पैसा आया होगा, गया होगा, बहुत सारे लेन देन हुए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन सब का लास्ट में बैलेंस निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं कि कुल सेल कितनी हुई। तो मान लो कि कुल सेल हुई 10,000 रुपये, फिर निकाल लेते हैं कुल परचेज कितनी हुई, ये हुई 50,000 रुपये,
फर्नीचर में क्या लेन देन हुआ, नेट बैलेंस बचा फर्नीचर 5,000 रुपये, ऐसे करके सबका बैलेंस निकाल लेते हैं। सबका बैलेंस निकालने के बाद फाइनली हम लोग एक विवरण तैयार करते हैं जिसका नाम होता है तलपट या ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में ये ऊपर वाले जो खाते थे इन सब का नाम लिख देंगे। जैसे एक साइड आ गया सेल, फिर आ गया परचेज, फिर हमने लिया था फर्नीचर, फिर हमने लिया था कैश, जो भी है सबका नाम लिख देंगे और इन सब के सामने इनके बैलेंस लिख देंगे। या तो दो तरह के बैलेंस होते हैं, डेबिट या क्रेडिट। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। तो जिसका डेबिट में बैलेंस आ रहा है उसका डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में आ रहा है उसका क्रेडिट में लिख देंगे, अंत में इसका टोटल कर देते हैं। टोटल दोनों साइड का बराबर आ जाता है। ये जो तरीका है तलपट या ट्रायल बैलेंस कहलाता है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक खाता या अकाउंट है ये? जी नहीं, तलपट कोई एक खाता या कोई अकाउंट नहीं होता, सभी खातों के योग का विवरण है, सभी खातों के शेष का विवरण है, इसलिए एक खाता तो ये नहीं होता। दूसरी बात आती है कि तलपट बनाते क्यों है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तलपट बनाने का उद्देश्य होता है, अगर हमने जब अकाउंटिंग करी तो पहले हमने पढ़ा था कि हमने रोजनामचा में लिखा, वहां से वर्गीकरण किया, ये सब करते हुए कई बार हमसे मैथमेटिकल एरर या गणितीय अशुद्धि हो जाती है। जो गणितीय अशुद्धि हुई उसको ढूंढने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने से अगर ये टोटल्स बराबर नहीं आते, कुछ गड़बड़ आती है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ गणितीय अशुद्धि हुई है। जब ये एहसास हो जाए कि हमसे कुछ गलती हुई है तो फिर हम गलती ढूंढने का काम करते हैं। तो ये खातों की गणितीय शुद्धि को चेक करने का एक तरीका है। अब हम अपने ऑप्शंस पे जाते हैं। पहला ऑप्शन था क्या तलपट एक खाता है? जी नहीं, तलपट एक खाता नहीं है। दूसरा ऑप्शन था क्या तलपट व्यक्तिगत और वास्तविक खातों की शेष की सूची है? ये शेष की सूची तो है, ये बैलेंस तो बताता है, लेकिन किसका? अकाउंट्स में 3 प्रकार के खाते होते हैं मुख्य रूप से। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है वास्तविक और एक होता है नाम मात्र का। तीनों खातों का शेष बताता है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 के नाम लिखे हुए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो 2 खातों की नहीं, सभी खातों का शेष बताता है, ये गलत हो गया। अगला लिखा हुआ है तलपट खाता बही का सार नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि तलपट सभी के टोटल को दर्शाता है, इसलिए वो खाता बही का सार है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। यस, ये गणितीय शुद्धता को जांचने का काम करता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, इसलिए हमारे लिए जो सही विकल्प है वो है डी द। और याद रखिएगा, सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि आंसर डी है, आंसर डी। भाई ये पता होना चाहिए कि एबीसी आंसर क्यों नहीं है, तभी तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने डिस्कस किया, एक पुराना फर्नीचर, पुराना शब्द जोड़ा और पुराना शब्द जोड़ते ही क्वेश्चन बदल गया। तो थोड़ा जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे, जितना लगन से पढ़ेंगे, उतने आपके क्वेश्चन होने के चांसेस, सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, ये आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट तो एक ऐसा एग्जाम है जिसके कम से कम सेकंड पेपर में 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सेकंड पेपर की ऐसी तैयारी करना संभव है जिसमें से 100 में से 100 स्कोर किया जा सकता है। मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर है फर्स्ट पेपर, जिसमें आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं। वहाँ फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप पढ़ के भी सब कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड पेपर एक प्रैक्टिकल और ऐसा सिलेबस है जिसको पूरी तरह से तैयार किया जा सकता है। और जब आप तैयारी 100 में से 100 की करोगे तो कम से कम 100 में से 80-90 तो ले आओगे। और जो बच्चा 100 में से 80% नंबर ले आया, उसको पास होने से, फाइनली सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेहनत कीजिए, अच्छा पेपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नंबर 1, हास का प्रावधान प्रबंधकीय विकल्प पर निर्भर करता है। प्रोविजन इज डेप्रिसिएशन इज एट द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है, हास केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ओनली व्हेन द प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। अगला है, हास लाभों के प्रति एक प्रभार है। डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और अगला है, हास लाभों का विनियोजन है। डेप्रिसिएशन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे कुछ बात हो गई। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि हास या डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन या हास क्या होता है? फिलहाल मैं डेप्रिसिएशन या हास को इस जगह पे ज़्यादा नहीं खदेड़ूंगा, ज़्यादा नहीं खोलूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं रुक के आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉमर्स वाले बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत सहानुभूति, बहुत दया आती है उन पे। आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बचपन से स्कूलों में, कॉलेजेस में सबने गलत पढ़ाया और इस लेवल पर भी लोग वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड पढ़ा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट पढ़ा रहे हैं, नेट पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है। जी नहीं, डेप्रिसिएशन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बचपन से, कॉमर्स वाले बच्चों को बचपन से रटाया गया है
कि डेप्रीशिएशन जो है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और ये चीज़ तो बैलेंस शीट में जाएगी और जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ वहाँ, सब भाई गोल गोल है, सब चीज़ों में गड़बड़ है। कॉन्सेप्ट को लोगों ने कहीं मार दिया, रट्टा लगा लिया और उसी रट्टे को आज भी लोग रटे जा रहे हैं। तो इस पर जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डेप्रीशिएशन अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे 2 घंटे बात की जा सकती है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि क्यों आपको बचपन से गलत पढ़ाया गया, इसका सही तरीका क्या है। फिलहाल हम इसकी छोटी सी बात कर लेते हैं। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए छोटी सी बात करूंगा। डेप्रीशिएशन या हास क्या होता है? हम लोग जब बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने के लिए हमें कोई ना कोई संपत्तियां चाहिए होती हैं। जैसे हर बिजनेसमैन के पास में छोटी मोटी ऑफिस की बिल्डिंग या फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी, हर बिजनेसमैन के पास में मशीनें होंगी जिनकी सहायता से प्रोडक्शन करता है, ऑफिस में टेबल कुर्सियां होंगी, ऑफिस के अंदर उसके पास कंप्यूटर लैपटॉप होंगे, एक आध गाड़ी ऑफिस में हो सकती है। ये सभी चीज़ें व्यापार की एसेट या संपत्तियां कहलाती हैं। ये जो व्यापार की एसेट या संपत्ति है, इसकी एक निर्धारित लाइफ होती है, फिक्स लाइफ होती है। कोई भी चीज़ अजर अमर तो नहीं है। गाड़ी लिए तो 10 साल बाद या 5 साल बाद खराब हो जाएगी, कंप्यूटर है तो 5-10 साल बाद खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों की लागत का एक हिस्सा, इन सभी की कॉस्ट का एक हिस्सा हर साल मूल्यह्रास के नाम से, डेप्रीशिएशन के नाम से अपने लाभ में से घटाते हैं। तो जो भी हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे उसकी गणना के समय, प्रॉफिट निकालते समय मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन घटा लेते हैं। और मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन क्या होता है? प्रयोग करने से मशीनों में, कंप्यूटर में, संपत्तियों में हर साल जो गिरावट आती है, हर साल जो घिसावट आती है, उसके नाम का कुछ पैसा हम यहाँ से घटाते हैं। अब याद रखिएगा, जब हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि व्यापार में लाभ हुआ या हानि, बिजनेस में कमाई हो रही या नहीं हो रही। 1 रुपए की भी विक्रय नहीं होगा ना, तब भी हम मूल्यह्रास तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हमेशा घटेगा। तो पहली बात, ये लगाना आवश्यक होता है। जो चीज़ कंपलसरी है वहाँ पे आपके पास विकल्प या चॉइस नहीं है, तो मैनेजमेंट या कंपनी के मालिक डिसाइड नहीं कर सकते कि इस साल डेप्रीशिएशन नहीं लगाना, इस साल लगा लेते हैं। जी नहीं, ये कंपलसरी है, हर बार लगाना है। जो भी चीज़ कंपलसरी होती है उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, जिसको लाभ में से घटाना जरूरी है उसको हम बोलते हैं ये लाभ पर प्रभार है या प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। तो ये लाभ पे प्रभार या चार्ज कहलाता है। और अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी है जहां पे लाभों का बंटवारा किया जाए, मतलब सबसे पहले प्रॉफिट आ गया, उसका बंटवारा किया जाए, तो बंटवारे को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन या विनियोजन। प्रॉफिट का विनियोजन या बंटवारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है। याद रखिएगा, बंटवारा सिर्फ तब संभव है जब आपके पास लाभ आए। हास तो हमेशा लाभ ना होने पे भी लगाया जाता है, इसका मतलब ये अप्रोप्रिएशन या बंटवारा तो नहीं है। अब वापस चलते हैं, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डेप्रीशिएशन या हास प्रबंध के विकल्प पर निर्भर करता है। जी नहीं, ये आवश्यक है, प्रबंध की चॉइस नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट चूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो। जी नहीं, हमेशा कंपलसरी है, मतलब लाभ हो हानि हो ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। तीसरी चीज है, हास लाभों के प्रति एक प्रभार है। वो चीज जो लाभ में से घटाना जरूरी होती है वो प्रभार या चार्ज कहलाती है। इसका मतलब ये विकल्प एब्सोल्युटली करेक्ट है कि यस, ये लाभों के ऊपर एक प्रभार है। अगला लिखा हुआ है, क्या ये लाभों का विनियोजन या अप्रोप्रिएशन है? विनियोजन या अप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा होता है। बंटवारा तब हो सकता है जब लाभ हो, और ये तो हानि की दशा में भी लगता है, इसलिए सही विकल्प हो गया हमारे पास में सी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र और उपकरण की अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता? Which of the following expenses is not included in the acquisition of cost of plant and equipment? स्थल रचना की लागत, संयंत्र और उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि की वित्त लागतें, वितरण और हस्तगन प्रभार, स्थापन लागतें। इंग्लिश में देखिए, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत बेहतर लगेगी हमें। देखिए, सबसे पहले मैं अगेन वही एग्जांपल आपके लिए वापस ले आता हूं। आप कार लेने के लिए गए, जब आप कार लेने के लिए गए, शोरूम में गए, न्यू कार की बात कर रहा हूं मैं, नई कार लेने के लिए गए। जब आप नई कार लेने के लिए गए तो नई कार आपको मिल रही थी 8 लाख रुपए की। ठीक है, नई कार कितने की थी? 8 लाख रुपए की। गाड़ियों के अंदर एक कीमत होती है जिसको हम बोलते हैं एक शोरूम कीमत, जो भी। तो शोरूम वाला कहता है गाड़ी 8 लाख की है। आप 8 लाख लेके पहुंचे, बोला कि लाओ मुझे गाड़ी दे दो। शोरूम वाला कहता है कि नहीं, 9.5 लाख रुपए लगेंगे। आप तो लड़ बैठोगे, आप बोलोगे कि आपने बोला था 8 लाख की गाड़ी है, लेकिन आप तो मेरे 9.5 लाख रुपए मांग रहे हो। तो वो समझाता है कि भाई साहब,
8 लाख की गाड़ी है, हम तो आपसे 8 लाख ही ले रहे हैं, लेकिन जब भी हम गाड़ी बेचते हैं तो उसके ऊपर सरकार जीएसटी के नाम से टैक्स लगाती है। तो मान लो कि सरकार इस पे जीएसटी लगा रही है लाख रुपए, तो वो हम थोड़ी ले रहे हैं, शोरूम नहीं ले रहा आपसे, आपको सरकार को देनी है, तो वो तो आप हमें दोगे, हम सरकार को जमा करा देंगे, तो लाख रुपए सरकार का टैक्स है। आप एग्री कर गए, आपने बोला ठीक है ले लो मेरे से पैसे, मैं दे देता हूं, तो 9 लाख में देने को तैयार हूं। फिर आपने बोला कि 9.5 किस बात के, 9 ही बने ये तो बोलेगा कि भाई जब आप नई गाड़ी लेते हो तो जब तक गाड़ी का बीमा नहीं होगा गाड़ी रोड पे नहीं जा सकती, पहले इसका बीमा कराना ही पड़ेगा। बीमा कराने के साथ साथ आप उससे पूछोगे कि बस 50,000 बीमा के हैं, वो कहता है नहीं, बीमा के तो 10,000 ही हैं, लेकिन गाड़ी खरीदते टाइम पे उसको आपके नाम में रजिस्टर कराना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा, उसके लिए आरटीओ में जाके कुछ पैसे लगेंगे। तो आरटीओ के और बीमा के मतलब रजिस्ट्रेशन के और इंश्योरेंस के पैसे लगते हैं, तो वो पैसे भी लगेंगे, और वो कितने लगेंगे? 50,000। तो टोटल मिला के गाड़ी कितने की हो गई? 9.5 लाख रुपए की। तो गाड़ी हो गई 9.5 लाख की। आपसे कोई भी पूछता है कि ये कार कितने की है, आप किसी को नहीं बोलते कि ये गाड़ी 8 लाख की, हम हमेशा बोलते हैं कि गाड़ी कितने की है? 9.5 लाख रुपए की, क्योंकि गाड़ी जब शोरूम से बाहर निकली, नई नवेली गाड़ी की चाबी जब आपके हाथ में आई, उससे पहले ये सारा खर्चा हो चुका था। तो जब गाड़ी चलने की हालत में तैयार, और इससे पहले चलने को तैयार नहीं थी, बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के, नंबर प्लेट के बिना बाहर लाओगे, गाड़ी जब्त कर लेंगे, जुर्माना लगा देंगे। बिना बीमा के लाए गाड़ी जब्त हो जाएगी, और बिना टैक्स दिए तो शोरूम वाला आपको गाड़ी नहीं बेचेगा। तो गाड़ी जब चलने की हालत में आई, तब तक के सारे खर्चे जो है इसी में जुड़ेंगे, उनका नाम चाहे कुछ भी हो। तो जिस दिन हमारी संपत्ति, हमारी मशीन उपयोग होने की हालत में आती है, उससे पहले के सारे खर्चे उसकी लागत में जुड़ते हैं। चलो अब यहाँ पे आप गाड़ी लेके आ गए, मैं मान लेता हूँ कि 9.5 लाख रुपए की गाड़ी आपने ली, लेकिन पेमेंट नगद में नहीं किया था, पेमेंट आपने किया था लोन लेके, कर्जा लेके। तो जब आपने लोन या कर्जा लेके पेमेंट किया था, तो हर महीने बैंक वाले ब्याज मांगेंगे। इस महीने बैंक वाला, कार लिए हुए महीना भर हो गया, बैंक वाला आपके घर आया और आपने बोला सर इस महीने का 4,000 रुपये ब्याज का दे दो। आपने कार लोन ले रखा, आपने 4,000 दे दिए। क्या आप दुनिया को ये बोलोगे कि मेरी कार 9,54,000 की? जी नहीं। कार कितने की? 9.5 लाख की। इसका मतलब कार खरीदने के बाद जो ब्याज चुकाया, उसको हम कभी भी कार की लागत में नहीं जोड़ते। यही हमारा प्रश्न था। प्रश्न है कि आपने एक संयंत्र और उपकरण, प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीन खरीद ली। मशीन खरीदने के बाद आपको यह बताना है कि कौन कौन सी चीज मशीन की लागत में शामिल होगी और कौन सी नहीं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज मशीन की लागत में शामिल नहीं होगी। पहला है स्थल रचना की लागत, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। ये क्या होता है? जब हैवी मशीनरी आती है ना, बड़ी मशीनें, तो उनमें वाइब्रेशन होता है, धड़धड़ाहट होती है, और जब मशीन चलती है तो अपनी जगह छोड़ के खिसक जाती है, और अगर मशीन जगह छोड़ के खिसक गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए पहले हम क्या करते हैं? पहले उस जगह को प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पे पहले सीमेंट का ब्लॉक बनता है, उसके अंदर नट बोल्ट लगाते हैं, मशीन लाके वहाँ पे रखी जाती है, नट बोल्ट से कसते हैं। तो मशीन लगाने से पहले ही वहाँ साइट बनाने के लिए लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो वो हमेशा मशीन की लागत में जुड़ता है, क्योंकि मशीन उपयोगी बनाने से पहले की लागत है। दूसरा, वितरण और हस्तगत चार्जेस, डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस। ये क्या है? मशीन आप तक सुरक्षित डिलीवर हो जाए, इसके लिए उसकी लागत में सप्लायर ने कहा कि लाख रुपए और लगेंगे, आपके मशीन सही जगह पहुंचे और वहां पे हम उसको कस के तैयार कर दें। तो ये हमेशा मशीन के साथ जुड़ता है। फिर है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीन की स्थापना की लागतें, ये सभी जुड़ता है। लेकिन संयंत्र तथा उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि की वित्त लागतें, एक बार मशीन चालू होगी, मशीन चला रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसके बाद इस मशीन को आपने उधार खरीदा था, हर महीने जो इसकी वित्तीय लागतें या ब्याज आता है, क्या उसको जोड़ेंगे? जी नहीं। तो ब्याज जो है वो नहीं जोड़ेंगे। खास बात क्या है? प्रयोग में आने के बाद की लागत है, और ब्याज नहीं, कुछ भी लिखा होता, प्रयोग में आने के बाद की लागतें कभी भी नहीं जुड़ती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया सी है ना, सॉरी बी, हाँ बी है, तो बी इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला है, एक हासमन संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा पैदा हो सकता है? ऑब्सोलेंस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट मे बी कॉज्ड बाय प्रौद्योगिकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उत्पादन विधि में सुधार, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, वैधानिक व अन्य प्रतिबंध, लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शंस। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बेहद सरल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि जो संपत्ति हम खरीद के लाते हैं, मशीनें खरीद के लाए, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के लाए, और मैं वापस ले चलता हूं, जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए, कार खरीद के लाए, तो कभी कभी वो प्रचलन से बाहर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फैशन से बाहर हो गई। तो जो चीज़ प्रचलन से बाहर हो गई, आजकल प्रचलित नहीं है, तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि उसके अप्रचलित होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों से अप्रचलित हो सकती है। पहला कारण है
प्रौद्योगिकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यस डेफिनेटली। जब जब टेक्नोलॉजी का परिवर्तन होगा तो आपकी संपत्तियां बाहर हो सकती हैं। कैसे समझिएगा, पुराने ज़माने में ऑडियो कैसेट चला करती थी जिसके अंदर पेन घुसा के आप ऐसे गोल गोल घुमा के रील लपेटा करते थे, तो अच्छी चीज़ थी। आप खरीद के लाए 50 रुपये दे के कैसेट, अचानक से और MP3 आ गया, CD आ गई। CD आते ही वो अपने आप परिवर्तन हुआ, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। गानों की टेक्नोलॉजी उस मैग्नेटिक टेप से और ऑप्टिकल डिस्क में CD में आ गई। आप CD खरीद के लाए, CD चलाने का CD प्लेयर खरीद के लाए, उसमें चला चला के गाने सुनते थे। इतने में इंटरनेट की क्रांति आ गई, गाने आप फ़ोन में सुन लेते हो, वो CD प्लेयर किसी काम का नहीं है। तो टेक्नोलॉजी परिवर्तन से मशीनें, संपत्तियाँ प्रचलन से बाहर, फैशन से बाहर हो सकती हैं। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी है उत्पादन या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये क्या है? आपके पास एक मशीन है जिससे मोबाइल फ़ोन बनते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक मशीन है जिससे मोबाइल फ़ोन बनते हैं, लेकिन बटन वाले पुराने फ़ोन आते थे, वो फ़ोन बनाने की मशीन है, बड़ी अच्छी मशीन है, अच्छे मोबाइल फ़ोन बनाती है। लेकिन अचानक से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के साथ साथ बाजार में डिमांड में परिवर्तन हो गया। छोटे वाले फ़ोन को कोई नहीं मांगता, अब सारे के सारे फ़ोन मांग रहे हैं टच स्क्रीन से चलने वाला। अगर टच स्क्रीन वाला फ़ोन है तो पुरानी मशीनें टच स्क्रीन का फ़ोन नहीं बना पाएंगी, मशीन बेकार। क्यों? क्योंकि बाजार में मांग दूसरी चीज़ों की हो गई। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मशीन लाए थे, उस मशीन की क्षमता है वो साल भर में 1000 फ़ोन बना सकती है, और पहले पुराने ज़माने में 1000 फ़ोन एक कंपनी बना के बेचती है, बहुत था, क्योंकि फ़ोन खरीदता ही कौन था, लग्जरी आइटम था। अचानक से मोबाइल क्रांति आती है और 1000 की जगह डिमांड आ गई 1 लाख फ़ोन की। मेरी मशीन छोटी क्षमता की है, वो 1 लाख फ़ोन नहीं बना सकती, इसलिए उस मशीन को मुझे प्रचलन से बाहर करना पड़ेगा। उसकी जगह बड़ी क्षमता की मशीन ले लेगी, तेज प्रोडक्शन करने वाली मशीन ले लेगी। तो दूसरा भी एब्सोल्युटली सही है, इसकी वजह से भी प्रचलन से चीज़ें बाहर होती हैं। तीसरा है उत्पादन की विधि में सुधार, प्रोडक्शन के मेथड में चेंज। पुरानी एक मशीन है जो आपके सामान बनाती तो है, जैसे बाजार में आपने देखा होगा जो कप प्लेट आते हैं, कप प्लेट एक तो बड़े बड़े शोरूम्स में जाके आप खरीदते हो, आपको कप का सेट मिलेगा 5000 रुपये का, 10,000, 6 कप 5000 रुपये के, 10,000 रुपये के, महंगे महंगे कप्स हैं। थोड़ी सी नीची दुकानों पे आ जाते हैं तो कप का सेट मिलता है 400, 500, 600 रुपये का, मतलब एक कप 100 रुपये का। वहीं पे बाजारों के अंदर रेडियां लगी रहती हैं जहाँ पे कप मिलता है 20 रुपये का। आप कभी उस कप को उठा के ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं पे छोटा सा डॉट लगा होगा, कहीं पे छोटा सा आपको लगा होगा कि यहाँ से मोटाई ज़्यादा है। वो क्या है? जिस मशीन से बने, वो मशीन जब 100 चीज़ें बनाती है तो 100 में से 20 को ख़राब कर देती है। उसकी उत्पादन की विधि बहुत अच्छी नहीं है, तो वो मशीनें अगर ज़्यादा प्रोडक्ट ख़राब करेंगी तो कंपनी के मालिक का नुकसान होगा, और उत्पादन की विधि में सुधारने के लिए उस मशीन को धकेल देगा और नई मशीन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने वाली ले आएगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। लास्ट है वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन। कभी कभी क्या होता है, मशीन ठीक ठाक चल रही है, हमारा काम भी चल रहा है, गुजारा हो रहा है, लेकिन सरकार प्रतिबंध लगा देती है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप बिहार में रहते हैं और आपके पास दारू बनाने की मशीन है, सरकार आई और सरकार ने बोला दारू बंद। दारू बंद तो मशीन का अचार डालूंगा मैं, मशीन भी बंद। और नई नई सरकार आई है 5 साल के लिए, तो पता है कि प्रतिबंध लगा लिया। अगर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया तब तक तो ये मशीन जंग खा के कचरा हो जाएगी। इसका मतलब ये भी एक वैलिड कारण है जिससे मशीन प्रचलन से बाहर हो सकती है। ध्यान से देखें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। इनमें से ढूंढिए उपरोक्त सभी कहाँ। उपरोक्त 1 गलत, उपरोक्त 3 गलत, उपरोक्त 4 गलत, उपरोक्त सभी सही है। तो सही आंसर बन गया हमारे लिए बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए सेशन के साथ। कुछ बच्चों की क्वेरी मेरे पास कई बार आती है कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो सफल स्टेप्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा कुछ फ्री मटेरियल भी हम लोग एप्लीकेशन पे जल्दी ही अपलोड करेंगे, सो दैट आप लोग उससे भी बेनिफिट उठा सकें। हम लोग जल्दी ही राजस्थान के कुछ करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।